अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? उम्मीद है कैसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जी बात करते हैं विजिट वीज़ा के बारे में और वर्क परमिट के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का काम ये कैसे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे जी मैसेज करते हैं कि आप हमसे साथ हमारे साथ काम करें लेकिन डन बेस पे करें, हम आपको पैसे बाद में देंगे। और ये डन बेस वाला क्या सीन होता है। वर्क परमिट और जो विजिट वीज़ा होता है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, विजिट वीज़ा जो होता है ये होता है बिजनेसमैन बंदे के लिए। ठीक है, जिसका कोई अच्छी पोजीशन, कोई भी वीज़ा जो गल्फ कंट्री में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैनेजर, सेलमैन या पार्टनर का या किसी एलएलसी का कोई मालिक हो। ठीक है, ये जो बंदे हाई पोजीशन पे होते हैं, जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है, और जिनकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होती है, वो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। ठीक है, चाहे वो कनाडा, अमेरिका या शेंगन जोन में किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं जिनके वीज़ा प्रोफेशन बड़े होते हैं। ठीक है, और गल्फ कंट्री में ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो प्रोफेशन है वो लो कैटेगरी का होता है, लेबर कैटेगरी के होते हैं। उनमें अलग अलग डिफरेंट मतलब कैटेगरी आती हैं। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट में काम करने वाला या कोई मजदूर या कोई भी छोटी मोटी जो होती हैं ये कैटेगरीज, लेबर कैटेगरीज, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो लेबर कैटेगरी होती हैं ये विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती, मगर करेंगे भी तो उनका लगेगा नहीं। ठीक है, मतलब विजिट वीज़ा होता है उन लोगों के लिए कि जी हमने वहाँ पे जाना है घूमने के फिरने के लिए, हमारे पास स्टेटमेंट भी अच्छी है, हमारा भी स्टेटस यहाँ पे अच्छा है वीज़े का, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके ही लगते हैं वीज़े। ठीक है, हर किसी का विजिट वीज़ा नहीं लगता। जो लो कैटेगरी, आपका लो वीज़ा स्टेटस होगा, चाहे आपने पैसे किसे पकड़ सके भी अपने अकाउंट में काफ़ी डाल लिए हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके वीज़ा स्टेटस देखते हैं तो उनको उसी टाइम वैसे पता चलता है कि ये बंदे के पास इतने पैसे नहीं है, इसने कहीं से लेके अरेंज किए हैं। ठीक है, अगर आपका वीज़ा स्टेटस बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो फिर आपके चांस हैं कि आपका जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा, वो लग जाता है। और जो डन बेस होता है, ज़्यादातर जो बंदे काम कर रहे हैं डन बेस पे, ये विजिट वीज़ा का काम ही करवा देते हैं गल्फ कंट्री में जो बैठे हुए हैं। ठीक है, विजिट वीज़ा में क्या होता है कि एजेंट का कोई भी पैसा नहीं लग रहा होता। ठीक है, कि चाहे कोई आपको पाकिस्तानी 20 लाख में कोई वीज़ा डन बेस बेच रहा है, कोई 25 में, कोई 30 में, या दुबई दिरहम में 20,000 25,000 ले रहा है आपसे, 30,000 दिरहम ले रहा है, या मनी 2,000 25,000 3,000, ये डन बेस पे करवाते हैं विजिट वीज़े। स्पेन, इटली, जर्मनी, ठीक है, या छोटी मोटी जो शेंगन कंट्री है उनकी बात कर रहा हूँ। जो एजेंट होता है उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा होता विजिट वीज़े के अंदर, आपके अगर वो प्रोफाइल करवा रहे हैं। अगर तो आपका वीज़ा लग गया तो उसकी समझो कि लॉटरी लग गई। ठीक है, एजेंट की, क्योंकि एजेंट के इसमें हाथ कोई नहीं होता, बस ये कि आपकी प्रोफाइल उसमें रेडी करनी होती है। थोड़ा वो तो आप खुद भी कर सकते हैं एम्बेसी की चेकलिस्ट देख के कि एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट आप किससे बुक करवा सकते हैं पैसे दे के कि जी मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। किसी को नहीं आती तो कोई भी आपसे दुबई के 300-400 दिरहम लेगा, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर देगा, किसी भी एम्बेसी की, इटली की, स्पेन की, ठीक है, उसके बाद जर्मनी, पोलैंड, कोई भी कंट्री, ठीक है, या अमेरिका, यूएसए की भी बात कर लें तो, कि आप किसी भी एजेंट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। डॉक्यूमेंट आप चेकलिस्ट जो है वो गूगल से आपको मिल जाएगी, वेबसाइट से जो इन एम्बेसियों की होती है। ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल रेडी करें तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डन बेस जो ये करवा रहे हैं वो ऐसे होता है कि इन एजेंट में कोई पैसा नहीं लग रहा होता। ठीक है ना, अब आते हैं वर्क परमिट की बारी। ठीक है, वर्क परमिट निकलवाने में किसी भी एजेंट के पैसे लगते हैं, चाहे वो मैं यहाँ से निकलवा किसी बंदे को दे रहा हूँ, चाहे वो गल्फ कंट्री में कोई बंदे निकलवा के दे रहे हैं। आपने देखा था जो बंदे डन बेस कर रहे हैं वर्क परमिट का नहीं कर रहे होंगे, जी वर्क परमिट वो कहते हैं हम डन बेस वर्क परमिट आपको लेके देंगे, मतलब वीज़ा डन बेस पे नहीं कर रहे होते। ठीक है, जो कुछ कहते हैं कि जी हम डन बेस पे वीज़ा भी लगवा के देंगे, वो आधे से ज़्यादा पेमेंट ऑलरेडी ले चुके होते हैं बंदों से, जी आपका वर्क परमिट आ गया तो मैं पैसे दे दे इतने। ठीक है, बाद में फिर उनको वीज़ा चाहे मिले ना मिले, पैसे उनके वापस नहीं मिलते। और बहुत केस में देखे। ठीक है, उसको जो डन बेस है वो एक तो ये बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं। ये मैं स्टार्टिंग की वीडियो है ना पोलैंड के अंदर, तब भी मैं इसी गली से ज़्यादा वीडियो बनाया करता, और तब भी ये कुत्तों का काफ़ी साउंड आता है वीडियो के अंदर, लेकिन अब चलो खैर लोगों को पता है। तो जो वर्क परमिट काम है इसमें पैसे लगते ही लगते हैं बंदे के। ठीक है ना, क्योंकि बड़े बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि जी आप हमसे डन बेस से बात कर रहे हैं, आप जी अगर 6,000 ले रहे हैं आपको 10,000 देंगे, 20 देंगे, 15 देंगे।
ठीक है। लेकिन वीज़ा लगने के बाद जो वीज़ा होता है ये डिपेंड ऑन एम्बेसी होता है हमेशा। यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा मैं, ये किसी बंदे के हाथ में नहीं होता, ठीक है। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, चांस होते हैं हमेशा, ठीक है। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है मेरे भाई कि जी मैं अपनी जेब से पैसे लगा के आपको वर्क परमिट निकलवा के दूँ, ठीक है। जरूरत आप लोगों को है तो आप लोगों ने ही पैसे देने हैं, मैं काम करवा देना। कुछ बंदों के वर्क परमिट नहीं आए थे जिन्होंने मुझसे अप्लाई किया था, उनकी फाइल रिजेक्ट हुई थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस बारे में कि अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता तो फिर आपके 100% पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब इस चीज़ की गारंटी में लेता हूँ कि आपको वर्क परमिट अगर नहीं मिलता तो, ठीक है। लेकिन जो आगे वर्क परमिट के बाद की बात है वो एम्बेसी के हाथ में चीज़ें होती हैं। अपॉइंटमेंट की डेट कब आएगी, ठीक है, पोलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी तो इजीली थोड़ी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, या फिर वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें तो एम्बेसी के हाथ में है। किसी भी एजेंट का जो काम होता है वो यहीं तक ही होता है हमेशा, ठीक है। इससे आगे उसकी नहीं चलती और ना ही उसका काम होता है। आगे आपकी लक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन है और एम्बेसी की मर्जी है वो आपका वीज़ा अप्रूव करे ना करें, चाहे आपके डॉक्यूमेंट से बिल्कुल कंप्लीट भी हों। मैंने एक दो केस ऐसे देखे भी हैं कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट थे और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वीज़ा रिजेक्ट होगा। रिजेक्शन की वजह क्या थी कि जी आप जाएंगे उस हमारी कंट्री में, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वापस नहीं आएंगे, हमें यकीन नहीं है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का जो होता है ना, कहते हैं कि किसी बंदे को कॉल करना कि नहीं जी हम वापस आऊँगा, इसका कोई हल नहीं होता। चाहे आप बाद में कोई एफिडेविट, कुछ चांसेस में हो सकता है कि आप कोई एफिडेविट लगाएं या कुछ ऐसा करें तो उनको शायद यकीन है, मेरे डिपेंड है, हो भी सकता है उसके बाद भी और नहीं भी हो सकता। इस बात का कोई मतलब कैसे किसी कुछ यकीन नहीं रह सकता भाई हाँ मैं जाऊँगा मैं वापस में हूँ, चाहे कंपनी का गारंटी लेटर भी साथ में हो, चाहे जो भी मर्जी डॉक्यूमेंटेशन साथ में हो। ज़्यादा जो रिजेक्शन आती है या आ रही है आजकल या पहले भी आती थी, वो सिर्फ यही वजह होती थी कि ये आप हमारी कंट्री में जाएंगे और बाद में वहाँ से वापस नहीं आएंगे, हमें यहाँ पे यकीन नहीं है। और जितनी भी रिजेक्शन होती हैं ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर वो इसी बात की वजह से ही होती हैं। इस बात का कोई हल नहीं होता। जो लोग कहते हैं जी इसका कोई हल होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन को, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर हर बंदे का वीज़ा लग चुका हो। हर एक बंदा वही जो है वो डॉक्यूमेंटेशन या उसी हिसाब से फिर कहे जिस हिसाब से लग जाएगा जी लाजमी लगा वीज़ा। तो इसका कोई हल नहीं होता, एम्बेसडर की मर्जी है, उसको समझ में आएगा तो लगा देगा आपका वीज़ा, नहीं आएगा तो नहीं लगा के देगा, ठीक है। अगर आप रीपील करते हैं फिर वो दोबारा आपकी फाइल चेक करता है, फिर वो देखता है उसको समझ में आएगा तो वो लगा देगा दोबारा भी रीपील में, अगर नहीं आएगा तो फिर भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये यूरोपियन कंट्री के जो काम होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, रिस्क होता है। यह लोग डंकी लगा के जाते हैं तो डंकी में जान और पैसे दोनों का रिस्क होता है, लेकिन अगर वो लीगल तरीके से अप्लाई करते हैं तो इसमें से पैसों का रिस्क होता है, ठीक है। और होता है ये काम ऐसे ही है। और बाकी इसमें सब्र भी रखना पड़ता है, क्योंकि जितने भी मैंने बंदे देखे हैं आजकल वो कहते हैं कि जी बस 1 महीने में हमारा काम हो जाए, 2 महीने में हमारा काम हो, 4 महीने में काम हो जाए, ठीक है। तो लीगल तरीके से टाइम हमेशा लगता है। और दूसरी बात ये, कुछ बंदे कह रहे हैं कि जी पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं आती, उसमें टाइम बहुत लग रहा है, उसके बाद फिर जो वीज़ा रिजेक्शन है वो भी बड़ी ज़्यादा है। देखिए पोलैंड का जो सिस्टम है ना अपॉइंटमेंट का, वो तो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का थ्रू है, वो चाहे आज मिल जाए चाहे कब मिलेगी आपको, ठीक है। उसका मतलब डिपेंड है कब मिलती है आपको। उसके बाद जो है वीज़ा वो भी डिपेंड है। लेकिन बाकी दूसरी कंट्री हैं उनकी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है जैसे पोलैंड से। हंगरी है, ग्रीस है या सर्बिया का वैसे बड़ा काम जल्दी होता है, ये शेंगन जोन में नहीं आती। लेकिन जितनी भी शेंगन जोन में कंट्री आती हैं उनकी अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि हर एक कंट्री से लोगों ने अप्लाई किया होता है उसके अंदर, ठीक है। एम्बेसियाँ सारी ही इस टाइम बिजी हैं, अभी क्या मतलब पहले बिजी होकर से अभी बड़ी बिजी हैं कि अपॉइंटमेंट किसी भी कंट्री की बहुत जल्दी नहीं मिलती, टाइम लगता है काम में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप फाइल सबमिट करते हैं, फिर जाके लक होता है कि आपका फिर लगे ना लगे, ये डिपेंड है। बाकी एक बंदे को कोशिश करते रहना चाहिए, अगर कभी एक घंटे का नहीं लगता आपका, फिर अपने पैसे जमा करें, फिर दूसरी किसी घंटे का सोचें, फिर करें, फिर लगता फिर करें। ये चीज़ें होती हैं ट्राई के ऊपर, ट्राई अगेन करते रहें, कभी ना कभी तो ये काम होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कभी, सही। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो ये काम हो जाता है बंदे का। लीगल तरीके से काम करें, लीगल वे से करें तो हो ही जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन काम अगर हो जाता है आप समझे कि बेहतर है आपके लिए, ठीक है, चाहे वो देर से ही हो। लीगल तरीके से आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ की TRC कार्ड या PR या पासपोर्ट, ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो लीगल तरीके से नहीं आते फिर उनको बड़े साल वेट करना पड़ता है खाली TRC कार्ड हासिल करने के लिए, ठीक है, वो भी जल्दी से नहीं मिलता। तो अगर आप लीगल तरीके से आएंगे तो फिर वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी।
तो इसीलिए अगर आप वेट करते हैं लीगल तरीके से आने का तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। तो अभी आप समझ मेरे भाई को विजिट वीज़ा जो होता है वो किन लोगों के लिए होता है, जिनके प्रोफेशन अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, जिनकी स्टेटमेंट भी अच्छी होती है, वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। किसी एक लगा दूसरी करें, दूसरी लगा तीसरी कर लें कंट्री का। और डन बेस वाले जो होते हैं वही मैंने आपको बता दिया। और डन बेस वाले जो मतलब काम है, समझो 10 रुपये वाला, उससे आपकी फ़ीस 30 रुपये ली जाएगी, या कोई 1000 वाला काम है तो 3000 फीस ली जाएगी। डन बेस वाले जो काम करते हैं उनका शेड्यूल ऐसे होता है कि अगर लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं बंदे को। और विजिट वीज़े में हालांकि एजेंट का कोई हाथ नहीं होता, उसने मतलब कोई पैसे खर्च नहीं किए होते हैं, बेसिक फीस बंदा खुद दे रहा होता है, ठीक है। और बाकी जो वर्क परमिट का है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी जो मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ वर्क परमिट तक होती है। उसके बाद एम्बेसी के साथ में अपॉइंटमेंट बुक कर दी, बाकी आगे के मामले होते हैं वो डिपेंड ऑन एम्बेसी होता है। और ये सारी चीज़ इसलिए मैं क्लियर बताता हूँ कि कल को कोई बंदा जिसका वीज़ा ना लगे वो मुझे कोई ऐसी बात ना कहे कि यार आपने तो उस्मान भाई इसका भी वादा किया था, हमारे इसका भी किया था, ठीक है। को आज नहीं तो कल उसकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी ना बंदों जिनको मैंने अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किए हैं, उनका अगर वीज़ा नहीं लगता तो कल को मुझे ये बातें ना कहे कि जी आपने हमसे वीज़ा का वादा किया था नहीं लगा, या हमारे बारे में कोई गलत बात ना करे, और ऐसा करेंगे भी नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी देख चुका हूँ टिकटॉक के ऊपर, हर एजेंसी के खिलाफ वीडियो सब बन रही हैं। हर एक बंदा उन एजेंसियों का नाम लेके वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं जिन लोगों ने गलत बातें की थी। वो मतलब लोग जो थे पहले एकदम ऊपर चढ़े हैं, मतलब गलत बातें करके, गलत गाइड करके बहुत सारे लोगों को फंसाया अपने जाल के अंदर, बड़े लोगों के वर्क परमिट अप्लाई करवा दिए बगैर उनको गाइड किए, ठीक है। और जब उनसे वो किए वो वादे पूरे नहीं हुए एजेंसियों से, ठीक है, अब वो एजेंसी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब हर बंदा उनके खिलाफ वीडियो बना रहा है, उनका काम भी बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये काम हो रहा है। तो बंदा अगर पहले से उस हिसाब से चले, अगर जो बंदा बात कहे वो अगर आप कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। मतलब किसी चीज़ की गारंटी आप तब लें जब आपके हाथ में हो, लेकिन जिन चीज़ों का आपके हाथ में नहीं है चीज़ें जो मतलब उनका ना तो आपको बात करनी चाहिए और ना ही आपको उन चीज़ों की गारंटी कभी भी लेनी चाहिए। लेकिन एजेंसियों वाले जो है वो एजेंट तो रखे होते हैं कमीशन पे, उनका काम होता है कमीशन पे का, मतलब जितने बंदे वो अप्लाई करवाएंगे कमीशन मिलती जाएगी। तो वो बस कैसे भी झूठ बोल के बंदे को फंसा के अप्लाई करवाते हैं बड़े बड़े वादे करके, लेकिन बाद में उनके साथ वो वादे पूरे नहीं होते कस्टमर के साथ, फिर उनके लिए मुश्किल होती है। जैसे अभी हर एक एजेंसी के लिए तकरीबन गल्फ कंट्री में जो है हो रही हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसा ही है। बाकी अब तो ये है कि बस बंदे समझ गए सब चीज़ों को, एजेंसियाँ जो हैं गल्फ कंट्री में वो स्कैम भी कैसे करती है बंदों के साथ। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने तकरीबन उस मकसद में था 1.5 साल पहले जब मैं वीडियो बना के लोगों को बताया करता था कि एजेंसी लीगल तरीके से कैसे स्कैम करती होती है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।